Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with MCQ beat questions for all of you for CMA intermediate students. Today I will discuss MCQ beat questions for DT पेपर, इनकम टैक्स पेपर का आज हम लोग MCQ beat questions डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक ऑलरेडी कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक मेरा फर्स्ट पार्ट में था और 20 से 40 तक सेकंड और 60 से 80 मतलब 40 से 60 थर्ड एंड 60 to 84। तो आज फिफ्थ पार्ट हम लोग आज ये स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू बिट क्वेश्चंस फॉर सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स डीटी पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अभी तक 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हो चुका है। अभी हम लोग 80 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 ICDS 4। ICDS 4 क्या होता है? ICDS 4 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ICDS 4 होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आपसे नाम पूछा है कि ICDS 4 का नाम क्या है। ठीक है, तो ICDS 4 का नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो आप ये भी याद रखिए कि ICDS होता कितना है। ICDS 10 होते हैं। ठीक है, 10 ICDS है। ठीक है, तो ICDS 4 है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82 TDS ऑन इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम सिक्योरिटी। ठीक है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर जो TDS होता है वो होता है 10%। ठीक है, 10% होता है। वैसे इंटरमीडिएट का सिलेबस में नहीं है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो भी प्रोविजन, ये CMA फाइनल में है, बट फिर भी चलिए अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 10% TDS ऑन इनकम ऑफ फाइनेंशियल FII का होता है 10%। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसका फुल फॉर्म होता है FII का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, इसका होता है 10% TDS इसके ऊपर कटता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है TDS ऑन कमीशन अदर देन इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन के छोड़कर बताइए कि और भी जितना भी कमीशन है इनकम टैक्स में तो उसके ऊपर कितना TDS कटता है। ठीक है, तो 5% होगा आंसर इसका। ठीक है, 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन हो गया 5%। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है एज पर ICDS 2 के हिसाब से बताइए वैल्यूएशन ऑन इन्वेंट्री। ठीक है, एज पर ICDS 2 वैल्यूएशन ऑन इन्वेंट्री दे रिकॉग्नाइज डैश कॉस्टिंग फॉर्मूला। पूछ रहा है कि जो ICDS 2 है ना, तो ICDS 2 को बोला जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो पूछ रहा है कि उसमें कितना कॉस्टिंग का फॉर्मूला यूज है, कितना कॉस्टिंग ऑफ फॉर्मूला उसमें यूज कर सकते हैं व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एज पर ICDS 2। तो उसमें दो तरह का कॉस्टिंग फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज FIFO मेथड एंड सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो 2 होगा आंसर। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं आप उसी आंसर पे रहिएगा। ठीक है, जो नीचे इसका आंसर दिया हुआ है उस पर आप मत जाइएगा, क्योंकि नीचे किसी क्वेश्चन का आंसर गलत भी दिया हुआ है। ये चीज आप ध्यान रखिए, मैं जो आपको आंसर बता रहा हूं उस पर आप रहिए। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जिसका आंसर नीचे में मिसप्रिंट भी हो सकता है, गलत हम लोग तो नहीं बोल सकते ना, मिसप्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो बट मैं जो बता रहा हूं आप उस पर रहिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 था एज पर ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री दे आर रिकॉग्नाइज टू कॉस्टिंग फॉर्मूला। फर्स्ट वन इज FIFO मेथड एंड सेकंड वन इज वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है मिस्टर पंकज पार्टनर ऑफ PKG। मिस्टर पंकज है पार्टनर है PKG का इज असेसेबलस। तो इज असेसेबलस मतलब उसको क्या बोला जाएगा? अरे पार्टनर है, पंकज एक इंडिविजुअल इंसान है, नॉर्मल इंसान है, तो उसको इंडिविजुअल बोला जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन भी इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 86। 86 बोलता है इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी द रिटर्न ऑफ इनकम इज वेरीफाइड बाय। लोकल अथॉरिटी के हिसाब से मतलब लोकल अथॉरिटी में बोल रहा है कि इन केस ऑफ लोकल अथॉरिटी द रिटर्न ऑफ इनकम इज वेरीफाइड बाय।
लोकल अथॉरिटी में इनकम जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है, आरओआई होता है, रिटर्न ऑफ इनकम को कौन वेरीफाई करता है, ठीक है, तो उसको वेरीफाई करता है प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर वेरीफाई करता है। जैसे प्रिंसिपल ऑफिसर करता है लोकल अथॉरिटी का, तो जैसे देखिए जो नॉर्मल जो एचयूएफ होते हैं, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो उसका करता है, उसका उसको करता है करता, ठीक है, ने एंड जो कंपनी होता है उसको जो रिटर्न ऑफ इनकम होता है उसको वेरीफाई करता है मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। बट इस क्वेश्चन ने पूछा था कि लोकल अथॉरिटी जो भी है, जो भी लोकल अथॉरिटी होता है तो उसका रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई कौन करेगा, तो रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी को वेरीफाई करता है प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 87। 87 बोलता है इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन आर कंसीडर्ड, फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन आर कंसीडर्ड बोल रहा है, ठीक है। तो ऑल एसएससी आर कंसीडर्ड, ओके, फर्स्ट वन, हाँ। ऑल एसएससी अदर देन कंपनी, हाँ सही है। ऑल एसएससी अदर देन एचयूएफ, हाँ सही है, ठीक है। तो फिर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है, दैट मीन्स ए आपका जो ऑल एसएससी था तो ऑल एसएससी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑल एसएससी होता तो फिर देखिए आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑल एसएससी फर्स्ट वन ऑप्शन में लिखा है तो फिर ऑल एसएससी अदर देन कंपनी लिखने की क्या जरूरत था, ऑल एसएससी अदर देन एचयूएफ लिखने का क्या जरूरत था। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज कर करके आप एक क्वेश्चन को टिक कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ऑल एसएससी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल एसएससी अदर देन एचयूएफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल एसएससी तो होगा ही नहीं। आप यहीं से थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस यूज करिएगा तो देख सकते हैं कि अगर ऑल एसएससी यूज कर चुका है तो फिर कंपनी क्यों लिखा है एक्सेप्शन में, एचयूएफ को क्यों लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ होता है सिर्फ वही सेल्फ ऑक्युपाइड को यूज कर सकता है। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन कंसीडर, ओनली सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस जो होता है ना उसको जो नील हम लोग लेते हैं वाइल कैलकुलेशन ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, तो जो नील का जो लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, तो वो इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और जो भी ऐसे होते हैं मतलब पर्सन, जो भी पर्सन होते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ को छोड़ करके, जैसे कंपनी हो गया, एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई जो भी हो गया, तो उन लोग को सेल्फ ऑक्युपाइड जो भी होता है वो नहीं ले सकते, नील नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वाइल कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 बोलता है अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो अमोर्टाइजेशन होता है रिस्ट्रिक्टेड टू कितना परसेंट होता है, वो होता है 5%, ठीक है, वो होता है 5%। बट ये आप ध्यान रखिएगा ये जो अमोर्टाइजेशन होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को ही मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को ही मिलता है। अगर ये फॉरेन कंपनी है चाहे फिर नॉन रेसिडेंट अगर रहेगा तो फिर उन लोगों को अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का कुछ भी अमोर्टाइजेशन नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन 35D में है मेंशन, 35D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में है दिया हुआ, ठीक है। तो अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी 5%, ओके। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन, अनअब्जॉर्ब्ड जो अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस है वो कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन, कितना सालों से ज्यादा आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस को। तो अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस को आप 8 ईयर्स तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस, तो अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस को आप एक तरह से नॉर्मल बिजनेस कंसीडर करिए। अगर आप नॉर्मल बिजनेस को कंसीडर करते हैं तो जैसे नॉर्मल बिजनेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलता है तो इसको भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, ठीक है। ये स्पेकुलेटिव वगैरह तो है नहीं, ठीक है। ये तो इसको आप अनअब्जॉर्ब्ड बिजनेस लॉसेस जैसे ही लिखा तो आप इसको अज्यूम करिए कि नॉर्मल बिजनेस है, तो नॉर्मल बिजनेस को जैसे 8 साल का कैरी फॉरवर्ड होता है तो इसको भी 8 साल का कैरी फॉरवर्ड इसको भी मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी हो गया 8 असेसमेंट ईयर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है कवरेज ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज अंडर विच सेक्शन, जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है वो कौन सा सेक्शन में, सेक्शन
144 जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का जो सेक्शन है वो सेक्शन है 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो सॉरी 143 है, 143 जो है स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। ठीक है, F143 है वो स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। 139 तो पता नहीं होगा आप लोगों को, इतना तो इजी है, तो रिटर्न ऑफ इनकम का होता है। और ये जो 147 है वो होता है 147 इनकम स्केपिंग असेसमेंट का होता है। ठीक है, और ये जो 144 है वो आप लोगों का जो पोर्शन है कवरेज ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज अंडर सेक्शन 144। ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन होता है सेक्शन 144। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो गया ऑप्शन डी 144। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है मॉनेटरी लिमिट फॉर एग्जेम्पशन इन द केस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ earned leave on superannuation received by private sector employee। superannuation in case of private employee बोल रहा है कितना मॉनेटरी लिमिट तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। मॉनेटरी लिमिट फॉर एग्जेम्पशन इन केस ऑफ इनकैशमेंट ऑफ earned leave on superannuation received by private sector employee। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई भी इंसान अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करता था और वो सुपर एनुएशन, वो उसका सुपर एनुएशन हो गया, ठीक है, मतलब रिटायर हो गया। एक होता है कि सुपर एनुएशन क्या होता है कि एक फिक्स सीमित मतलब टाइम लिमिट रहता है कि हाँ इतना दिन तक काम करेंगे उसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे। तो सुपर एनुएशन में वो रिटायर हो गया तो उसको मॉनेटरी लिमिट मतलब उसको कुछ ईयर्ड लीव मिला। ठीक है, कुछ पैसा उसको मिला जब वो रिटायरमेंट हुआ। ठीक है, तो उसको 3 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर का अगर इंप्लॉय रहा ना तो 3 लाख रुपए तक उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, सुपर एनुएशन का जो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, सुपर एनुएशन का कुछ भी पैसा मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉय को 3 लाख तक एग्जेम्पशन है। यही अगर गवर्नमेंट का रहता इंप्लॉय तो पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाता। ठीक है, बट इस केस में सुपर एनुएशन जो मिल रहा है वो प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉय को मिल रहा है तो 3 लाख रुपया का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा 3 लाख। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू द असेसी व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर। डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू द असेसी व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो किसको किसको डिडक्शन नहीं मिलता है व्हाइल कंप्यूटिंग ऑफ इनकम टैक्स, व्हाइल कंप्यूटिंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? तो डायरेक्ट एक्सेस का भी नहीं मिलता है, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस इसका भी नहीं मिलता, पर्सनल एक्सपेंडिचर भी नहीं मिलता, तो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर नहीं मिलता। तो इसका मतलब हो गया आंसर इसका डी होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 का डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 बोलता है भेन मिस्टर बालू पेड रॉयल्टी टू मिस्टर पीटर। मालू पेमेंट करता है रॉयल्टी मिस्टर पीटर को, मतलब डॉक्टर पीटर को ऑफ स्वीडन फॉर यूज ऑफ नो हाउ इन इंडिया सच पेमेंट इज। ठीक है, बट यूज किया जा रहा है इंडिया में। ठीक है, तो नो हाउ यूज ऑफ नो हाउ इन इंडिया, तो अगर नो हाउ अगर इंडिया में यूज किया जा रहा है तो अक्यूर इन इंडिया होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, अक्यूर इन इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 बोलता है मिस्टर हरी रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट है इंडिया का, रिसीव करता है 11 लाख रुपया बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सच डिविडेंड इज। अगर जो मिस्टर हरी है वो रेसिडेंट इंडिया का रेसिडेंट है और रिसीव कर रहा है 11 लाख रुपया डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो बताइए कि उस डिविडेंड पे कितना टैक्सेबल होगा या ना होगा, या एग्जिबिशन होगा, क्या होगा नहीं होगा, या एमआर से रेट होगा, एमआर से मतलब टैक्सेबल होगा। तो फिर मैं बता दूं आपको जो डिविडेंड का जो टैक्सेबिलिटी का जो रेट है वो अगर आपका डिविडेंड जो रिसीव करता है कोई भी इंडियन रेसिडेंट है तो अगर 10 लाख या उससे ज्यादा रिसीव करता है तो जितना जो 10 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है 10 लाख से ऊपर वाला अमाउंट पे ओनली टैक्सेबिलिटी होता है, टैक्स लगता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ तो ऑप्शन डायरेक्ट आपको 10% दिखा है, तो मतलब टैक्स होता है 10% ही, बट आपको मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि 10 लाख रुपया तक डिविडेंड का एग्जेम्पशन दिया गया, 10 लाख तक एग्जेम्प्टेड है डिविडेंड अमाउंट, 10 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट होता है डिविडेंड का वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो 1 लाख रुपया यहाँ पे टैक्सेबल होगा और 10% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। ठीक है, 10% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट मूवी टू क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95
क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है व्हेन एन एम्प्लॉय रिसीव करता है मनी ऑन क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इट इज, तो वो 60% इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, 60% इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय अगर रिसीव कर रहा है मनी जब क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन ट्रस्ट एनपीएस में, तो वो 60% इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूवी टू क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 होता है, क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है व्हेन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स एज प्रीक्विजिट व्हेन कंट्रीब्यूशन एक्सीड। इसका आंसर हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, ठीक है। क्वेश्चन बोला था कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो इट इज चार्जेबल टू टैक्स एज प्रीक्विजिट, कब वो टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट, कितना कंट्रीब्यूशन एक्सीड करने पे वो टैक्सेबल होगा, तो 1.5 लाख ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arising from transfer of unlisted security in the hands of non-resident या foreign company is chargeable to tax, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन arising from transfer of unlisted security है और नॉन रेसिडेंट को इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी, तो कितना टैक्सेबल होगा, चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट, तो टैक्सेबल मतलब रेट पूछ रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है अनलिस्टेड सिक्योरिटी में, तो बताइए कि टैक्सेबल का टैक्स कितना रेट लगेगा, तो इसका आंसर होगा 97 का ऑप्शन है 10%, ठीक है। ऑप्शन होगा 97 का ए होगा 10%, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूवी टू क्वेश्चन नंबर 98 है ए स्टार्टअप कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC, ए स्टार्टअप कैन क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 IAC फॉर कॉन्सिक्यूटिव 3 ईयर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्सिक्यूटिव 3 ईयर, कैन क्लेम डिडक्शन अंडर 80 IAC 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच एलिजिबल स्टार्टअप वाज इनकॉर्पोरेटेड, ओके फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बोलता है द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 इज फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(4) में बोला कि द रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट फाइल्ड, रिटर्न फाइल कर दिया, तो द असेसी का रिवाइज, तो रिवाइज कितना दिन में करता है, तो असेसमेंट ईयर तक कम से कम रिवाइज हो जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा 31/12/2018, सॉरी 31/12 नहीं, मतलब 31 मार्च, क्योंकि जो ईयर इंड होता है मतलब फाइनेंशियल ईयर इंड, तो 31/3/2018 को तक फाइल कर देना, रिवाइज कर देना जरूरी होता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो असेसमेंट ईयर जो इंड होता है ना, तो असेसमेंट ईयर का इंड से पहले तक कम से कम फाइल कर देना, रिवाइज कर देना जरूरी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, वेन कॉपीराइट इज अक्वायर्ड, वेन कॉपीराइट इज अक्वायर्ड फॉर रुपीज 50 लाख रुपया ऑन 10/11/2016 एंड यूज्ड फ्रॉम 1/12/2016 द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। बोल रहा है कि कॉपीराइट अक्वायर किया 50 लाख रुपया का, अक्वायर किया 10/11/2016 को, बट एंड यूज फ्रॉम 1/12/2016, ठीक है। यूज कर रहा है 1/12/2016 से, तो पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन बताओ, डिप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है। तो यूज कर रहा है 1/12/2016 से, तो पुट टू यूज, जिस दिन यूज करता है उसी दिन से डिप्रिसिएशन देखा जाता है, डिप्रिसिएशन हो चाहे अमोर्टाइजेशन हो, कुछ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/12/2016 से अगर यूज में ला रहा है तो वो 180 दिन से कम होगा। देखिए दिसंबर में अगर वो लाया है यूज के लिए, तो दिसंबर में लाया है अगर यूज करने के लिए, तो दिसंबर मंथ में 1/12, दैट मीन्स इन दिसंबर मंथ यूज किया 30 डेज, ओके। दिसंबर हो गया, फिर जनवरी में 31 दिन होता है, फिर फरवरी 28 और फिर मार्च देखिए तो 31 दिन, तो 120 दिन ही यूज कर पाया, तो 120 दिन ही यूज कर पाया, तो दैट मीन्स 180 दिन से कम हुआ। तो अगर 180 दिन से अगर कम यूज होता है कोई भी मतलब प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट का जो डिप्रिसिएशन का रेट है वो होता है 25%, तो वो 180 दिन से कम में अगर यूज कर रहा है तो हाफ रेट होगा, ठीक है। 25% होता है कॉपीराइट का, मतलब इंटेंजिबल का जो डिप्रिसिएशन का रेट है इंटेंजिबल का, वो होता है 25% रेट है, तो 25 का हाफ कर दीजिए, मतलब क्योंकि
180 दिन से कम यूज हुआ है, तो हाफ कर दीजिए 25% को, तो 12.5%। तो 12.5% 50 लाख पे करिए, 50 लाख का 21, 50 लाख, 50 लाख का आपको 12.5% करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है ना, पूरा 180 दिन से कम यूज है, 180 दिन से कम यूज है, इसलिए आपको 12.5% करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6,25,000, 6,25,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 6,25,000 इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और जो भी रिमेनिंग वीडियो है, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, वो मैं आपको जो भी अगला वीडियो रहेगा उसमें मैं हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। जितने मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जब भी एडिटिंग का कर रहा हूँ, फिर लॉक ऑलरेडी मैं पूरा अपलोड कर चुका हूँ, मोर देन 20 वीडियोस फॉर ऑल ऑफ यू। जाकर देखे भाई, फायदा उठाओ, आप लोग के लिए कोई मेहनत कर रहा है, इतना गर्मी में बैठ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। देखो फैन ऑफ करके वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है, गर्मी लगता है, फिर भी मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड करता हूँ कि मेरे पास अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो मैं सोचता हूँ कि शेयर करूं, क्योंकि मैं सुना हूं कि नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी थोड़ा नॉलेज है तो थोड़ा शेयर करता रहता हूं आप लोग के साथ, ठीक है। इससे मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं है, बट बेनिफिट आप लोग के लिए, आप लोग के लिए मैं गर्मी में बैठ करके रिकॉर्ड करता हूँ, वो भी पंखा बंद पर, फैन ऑफ करके करना पड़ता है, क्योंकि अगर फैन ऑफ करके नहीं करें तो साउंड बहुत ज़्यादा होता है फैन का, इसलिए फैन ऑफ करके रिकॉर्ड करना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है। फिर भी अब मैं आप लोग के लिए इतना परेशान हो करके भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो बस मुझे इतना ही चाहिए कि वीडियो को थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ कमेंट में अच्छा लिखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इस चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी थैंक यू।